नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं। आज के नए विषय, एक नवीन विषय को लेकर के जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, सीडीपी शिक्षण कौशल एवं बाल मनोविज्ञान, जो कि शिक्षक भर्ती को देखते हुए सीटेट की भर्ती जो जुलाई में फॉर्म भरे गए हैं, जुलाई में टेस्ट है उसका, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट यानी बिहार टेट, आर टेट यानी राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, इन सभी शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है और प्रवक्ता पदों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। आज 30 प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आगामी दिनों में हर दिवस के स्टार्टिंग में आपको यह श्रृंखला मिलती रहेगी। चलिए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय के अध्यापन हेतु प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त है। आपको बताना है कि किस विषय हेतु यह अध्यापन प्रणाली उपयुक्त है, गणित हेतु या इतिहास हेतु या विज्ञान हेतु या कला हेतु। तो दोस्तों आपको बताना है कि हमारी जो अध्यापन प्रणाली या विधि है, वह व्याख्यान जो प्रणाली है वह किस विषय के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, अच्छी है, सही है, सटीक है। तो आपको बता दें, गणित को इस व्याख्यान विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, ना ही विज्ञान को, ना ही कला को। इसको पढ़ाया जा सकता है जो है वह विषय है इतिहास को व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, अर्थात आपका बी पार्ट सही है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, बहुत ही ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूं जो आपको भविष्य में काम आएंगे और प्रश्न पत्रों में कई प्रश्न रखे मिलेंगे। देखिए, इतिहास मैंने जो बताया है वही उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में परिवार की संकल्पना विकसित करने के लिए निम्न में से किस प्रबोधा को अपनाना श्रेयस्कर होगा। आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षाओं में यदि परिवार की संकल्पना हमें पढ़ानी है, बच्चों को बतानी है, तो कौन सी प्रबोधा अपनानी होगी, कौन सी एक किस्म से प्रक्रिया करनी होगी जिससे बच्चे समझ जाएं और सीख जाएं, उस संकल्पना को वह समझ जाएं। तो भूमिका अभिनय के द्वारा या निबंध लिखना, भ्रमण या कविता पाठ, किस थ्रू हम परिवार की संकल्पना को स्पष्ट करेंगे। दोस्तों, परिवार की संकल्पना स्पष्ट करनी है हमें, तो परिवार की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए भूमिका अभिनय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह आपका ए ऑप्शन है जो सही है। यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें आप साफ देखें कि यदि भूमिका अभिनय बनाते हैं तो ही आप परिवार की संकल्पना सही कर सकते हैं, ना कि आप परिवार के बारे में बच्चों से निबंध लिखवा के या किसी जगह भ्रमण करवा के या कविता पाठ करवा के। इसके लिए आपको भूमिका अभिनय के द्वारा ही बच्चों को सिखाना होगा, जो कि देखिए उत्तर हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हिंदी पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, किस विधि का उदाहरण है। हिंदी पढ़ाने से पहले यदि वर्णमाला सिखाई जाती है तो किस विधि का उदाहरण है। संश्लेषणात्मक विधि का, विश्लेषणात्मक विधि का, दृष्टांत विधि का या व्याख्यान विधि का, दृष्टांत विधि का या व्याख्यान विधि का। तो दोस्तों आपको बताना है, हिंदी पढ़ाने के से पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, यह किस विधि का उदाहरण है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वह किस विधि का उदाहरण है, आपको बताना है। तो आपको सही बता दूं, इसका सटीक और सही उत्तर जो है वह संश्लेषणात्मक विधि है। संश्लेषणात्मक विधि का मतलब होता है इस विधि में अंगों का ज्ञान देकर
तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। इस विधि की प्रक्रिया यही होती है कि पहले संश्लेषण विधि में पहले अंगों का ज्ञान कराया जाएगा, फिर उसके बाद पूरी वस्तु का ज्ञान कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने संश्लेषण विधि की परिभाषा को भी समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा संश्लेषणात्मक जो उत्तर है वही सही है जो कि बताया गया है आपके प्रश्नावली में। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस विधि में पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं? सुकराती विधि में, विश्लेषण विधि में, या संश्लेषण विधि में, या व्याख्यान विधि में? तो दोस्तों, मैं आपको संश्लेषण विधि बता चुका हूँ, व्याख्यान विधि को भी बता चुका हूँ। यह जो है इसमें कहा गया है कि पहले वाक्य पढ़ाए सिखाए जाएंगे, फिर उसके बाद शब्द सिखाए जाएंगे और अंत में वर्ण। तो ऐसी कौन सी विधि है जो अपोजिट है? बिल्कुल, तो अपोजिट के लिए आपकी जो विधि है वह विश्लेषण विधि का आपका उत्तर सही होगा। दोस्तों, विश्लेषण विधि इसका बिल्कुल सटीक उत्तर सही है। विश्लेषण विधि में यही होता है। विश्लेषण विधि में क्या होता है, पहले वाक्य सिखाकर शब्द और अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। यही प्रक्रिया विश्लेषण विधि कहलाती है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विश्लेषण विधि जैसा मैं बोल चुका हूँ वही उत्तर सही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। आपको बता देता हूं, यदि आपकी तमन्ना है शिक्षक बनने की तो ऐसे प्रश्नों को लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उनसे हट के नहीं जाऊँगा मैं, चाहे जो भी महत्वपूर्ण होंगे कचरा नहीं डालूँगा। आपके लिए जो मिलेगा वह चुना हुआ मिलेगा, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में रखा हुआ मिल सकता है, वही प्रश्न दूंगा आपको। चलिए दोस्तों, देखते हैं, बुनियादी तालीम या वर्धा योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है बुनियादी तालीम या वर्धा योजना किस सिद्धांत पर आधारित है। पुनर्बलन कौशल पर आधारित है, या प्रस्तावना कौशल पर आधारित है, या दृष्टांत कौशल पर आधारित है, या हस्त कौशल पर आधारित है? तो आपको दोस्तों बताना है वह कौन सा कौशल है जो बुनियादी तालीम और वर्धा योजना, जो कि हमारे महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई थी। बुनियादी तालीम से तात्पर्य है, तालीम उर्दू शब्द है, बुनियादी शिक्षा, तालीम यानी शिक्षा, इसका मतलब है शिक्षा। तालीम का अर्थ है दोस्तों शिक्षा। और देखिए भाई बहनों, आप लोगों को बता दूं, जो कि यह महात्मा गांधी द्वारा वर्धा योजना चलाई गई थी, आपको बता दूं इसका उत्तर बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ भी गया होगा संभवतः। मैं आशा करता हूं कि आपने उत्तर दे भी दिया हो गया होगा आपके द्वारा। बुनियादी तालीम या वर्धा योजना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों यह हस्त कौशल पर आधारित है। अगले जो वीडियो मिलेंगे दोस्तों, यही हस्त कौशल इसका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दूं, अगले वीडियोज में मैं आपके बीच में लाइव आऊँगा। अगले वीडियोज मेरे लाइव आएंगे। आपको जो भी जितनी भी पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूं, अब सभी वीडियोज आपको लाइव आएंगे। उनमें आप लोग ससमय मेरे सामने ही आप प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे और सामने मैं आपके उत्तरों को चेक करता जाऊंगा और आपसे बात करता जाऊंगा और आपका प्रोत्साहन भी करूंगा। जो लोग सही उत्तर देंगे उनके नाम भी लेते जाएंगे, जिससे आप प्रोत्साहित होंगे और हम सामने सामने होंगे अगले वीडियोज में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हस्त कौशल में बता चुका हूं, हस्त कौशल शिक्षा इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि ड्यूबी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया? उस विधि का नाम बताना है कि ड्यूबी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन ने इन शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया, खोज की? तो वह बताना है शोध विधि की, या प्रोजेक्ट विधि का, या संश्लेषण विधि का, या विश्लेषण विधि का। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए जो सही उत्तर है वह आप लोगों को बताइए। ड्यूबी और किलपैट्रिक स्टीवेंसन ने जो विधि की खोज की थी या अनुसंधान किया था वह प्रोजेक्ट विधि है, जिसको योजना विधि के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप भूल करके आ जाएं गलत
ऑप्शन वो योजना विधि लिखा मिल जाए तो आप कहें कि यह तो हमारे सर या भैया ने बताया ही नहीं था। तो आपको बता दूं, यह जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि को ही योजना विधि कहते हैं, जिसका अनुसंधान ड्यूवी, किलपैट्रिक और स्टीवेंसन ने किया था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। देखिए उत्तर हमारा सही है। प्रोजेक्ट विधि को देखिए मैं बता भी चुका हूं कि योजना विधि के नाम से भी जानते हैं। चलिए चलते हैं, या प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसका कथन है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा व मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है? यह बहुत ही अच्छा कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें साफ कहा गया है किसका कथन है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। रूसो ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लॉक ने कहा है या प्लूटो ने कहा है? तो दोस्तों यह कथन लॉक महाशय का है। लॉक ने यह कहा है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह आप नोट कर लें। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब हम अपने देखिए लॉक हमारा उत्तर सही है जैसा कि दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रवज्या संस्कार। प्रवज्या संस्कार किस काल में कराया जाता था? प्रवज्या संस्कार बच्चों को कराया जाता था। यह कौन कौन से संस्कार आपको बता दूं? प्रवज्या संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हुआ और बिस्मिल्लाह संस्कार हुआ, पवज्या संस्कार हुआ। यह सभी संस्कार जो हैं किसी न किसी काल में कराए जाते थे। उन प्रश्नों के यदि उत्तर जानने हैं तो हमारे साथ में बने रहिए। देखिए प्रवज्या संस्कार बौद्ध काल में या वैदिक काल में या मध्य काल में या डी पार्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रवज्या संस्कार कराया जाता था जो किस काल में कराया जाता था। तो प्रवज्या और पवज्या यह दोनों संस्कार बौद्ध काल के हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही है। प्रवज्या संस्कार जो कि है वह आपके बौद्ध काल में कराया जाता था और उपनयन संस्कार आपका वैदिक में और बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता था वह मध्य काल में होता था। देखिए बौद्ध काल में उत्तर मेरा सही है जैसा कि आप बता चुका हूँ। आप लोग देखते रहिए, नीचे आपके उत्तर भी मिलते रहेंगे। आप दे कर के भी देख सकते हैं और आप देख भी सकते हैं, बाद में अपने चेक भी कर सकते हैं। और जब भी आप प्रश्नों को दे दें, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जितने आप प्रश्नों के उत्तर सही दें उन प्रश्नों के उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि श्रीमान जी मैंने 28 नंबर प्राप्त किए हैं, मैंने 30 में 30 नंबर प्राप्त किए हैं। तो आप लोगों के हम नाम लेंगे। जो लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे उनके हम ससमय नाम लेंगे अगली वीडियोज में। हमारा अगला प्रश्न कहता है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? कौन से संवेग से आपको बताना है। जिज्ञासा का जो है मूल प्रवृत्ति है, इसका संबंध किससे है? भय से है, घृणा से है या आश्चर्य से है या भूख से है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। यह आपके लिए एक जड़ी बूटी के समान है दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो दोस्तों आपको बता दूं इसका सी पार्ट जो कि आश्चर्य है वह सही है, सटीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आश्चर्य हमारा सही उत्तर है जो दिया भी गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? एक बच्चे की मानसिक आयु, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष और उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि हमें बतानी है। आपको पता होना चाहिए 110 है या 100 है या 120 है या 83 है, 83 है। तो यानी कि आपको बता दूं बुद्धि लब्धि चेक करने, बुद्धि लब्धि को IQ कहते हैं। तो IQ चेक करने के लिए एक सूत्र जो बनाया गया था उस सूत्र को आपको याद रखना होगा। जो सूत्र होता है MA/CA × 100,
यह जो फार्मूला है, इस फार्मूला के तहत आपको इसी फार्मूले से इसको हल कर लेना है, जिसमें आप MA को 12 ऊपर रखेंगे यानी कि मानसिक आयु मेंटल एज है, और आपकी CA आएगी आपकी 10 जो नीचे आएगी, और इंटू 100। तो 100 में एक 0 से एक 0 कैंसिल, और 12 का 10 में गुणा किया तो आपका आ जाएगा 120। तो 120 जिस पार्ट में है वह आपका ऑप्शन सही है। चलिए देखिए C पार्ट में दिया गया 120, इसलिए हमारा 120 आंसर सही है। इसी तरीके से आपको इसकी IQ और एक प्रश्न हमेशा प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शिक्षक भर्तियां हैं, यह प्रश्न कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खाली गया हो, यह प्रश्न आया ना हो, हमेशा हर परीक्षा में रखा मिलता है, चाहे वह CTET का हो चाहे TET का हो, कोई ना कोई प्रश्न वो है बना करके इसी तरीके से देते ही है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं। देखिए 120 हमारा उत्तर सही है, जो कि मैंने बता चुका हूँ और विधि भी बता चुका हूँ किस तरीके से आपको उस फार्मूले को हल करना है। बुद्धि लब्धि का देखिए सूत्र भी लिखा हुआ, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यह आपका जो दिया गया, जो मैं बता भी चुका हूँ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? BN झा महाशय ने, या स्किनर ने, या डेविस ने, या वुडवर्थ ने? वुडवर्थ की जगह वुडवर्थ होगा। तो आपको बताना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह दोस्तों किसने कहा है? तो आपको बता दूं इसका B पार्ट जो सही है, जो कि स्किनर महाशय हैं, इन्हीं ने मनोविज्ञान को शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहा है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की, देखिए स्किनर जैसा कि मैं बता चुका हूं जो उत्तर सही है। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, वह अवस्थाएं कौन सी हैं? बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं में की गई हैं, वो बच्चों में बौद्धिक विकास की गई, वह किसके द्वारा की गई हैं? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या पियाजे के द्वारा? हमारा प्रश्न है कि किसके द्वारा यह की गई हैं। तो आपको बता दूं, पहले तो यह बता दूं कि यह बौद्धिक विकास की 4 जो विशिष्ट अवस्थाएं हैं, ये इसको 4 प्रकार से बांट दिया गया है अवस्थाओं को। उनको बांटने में कौन से शिक्षा शास्त्री जो हैं वो उन्होंने यह बांटी हैं, तो वह उनका नाम है पियाजे द्वारा यह जो हैं चारों अवस्थाएं बांटी गई हैं। उनमें से आपको बता दूं 4 अवस्थाओं में से पहली अवस्था है जो वह संवेदी प्रेरक है, जो कि 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, और दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। पहली 0 से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष, और तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के लिए होती है, और चौथी आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक के लिए होती है दोस्तों। तो इसी तरीके से चारों अवस्थाओं को मैंने बता दिया है, आप लोग अपने नोट डाउन करते जाइए। अब देखिए पियाजे हमारा जो उत्तर मैं बता चुका हूँ वही सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह होनी चाहिए एक शिक्षक में, प्राथमिक शिक्षक में। तो क्या होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षक पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। इसमें से जो आपको सटीक उत्तर लगता है, आप एक प्राथमिक टीचर की दृष्टि से देख करके इसका सही उत्तर दे सकते हैं। तो आप प्राथमिक टीचर होंगे तो आपको इस पास सबसे बड़ी विशेषता आपके पास जो होगी, जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वह यह विशेषताएं आपके अंदर हों या ना हो, लेकिन आपके अंदर एक विशेषता जो महत्वपूर्ण है वह है धैर्य और दृढ़ता। यही उत्तर सही होगा इसका। धैर्य और दृढ़ता आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्कूल के बच्चे आपके लिए बहुत ही धैर्य के कारण ही होंगे। यदि आप धैर्य नहीं होंगे
धैर्य में नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, उसको यदि वह शैतान करता है तो आप उसको पिटाई लगा सकते हैं। इसलिए आप यह गलती ना करें, नहीं तो आप RTE 2009 के उल्लंघन करेंगे, जिसके तहत आपको किसी न किसी प्रकार की सजा भी हो सकती है, किसी न किसी प्रकार की गलती का माफ़ी भी मांगी जा सकती है, या आपको जुर्माना लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से धैर्य और दृढ़ता के साथ में प्राथमिक टीचर आपको बनना है। चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, धैर्य और दृढ़ता हमारा उत्तर जो मैं बता चुका हूँ वही सही है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक और 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो आपको बताना है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? तो आपको बता दूं, यह जो अवस्था है जो कि 7 से 12 वर्ष वाली, उत्तर सही है, जो कि हमारी अमूर्तता की अपेक्षा अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था ना तो इसमें 12 वर्ष होगा, ना कि 2 से 7 वर्ष होगा, न जन्म से 2 वर्ष होगा। इसका उत्तर जो होगा पहला पार्ट जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सही होगा। चलिए दोस्तों, देखिए दिया भी गया आपके उत्तर में, देख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है, इसमें इसी में ऑप्शंस में आपका आंसर आ जाएगा, खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। इसमें चौथा ऑप्शन में डाल देता हूँ, ऑल आंसर यानी उपर्युक्त सभी ही होगा। खिलौनों की आयु एज कौन सी है, इसमें आपको बताना है। खिलौने या टॉय एज किसको कहते हैं? पूर्व बाल अवस्था को, उत्तर बाल अवस्था को, शैशवावस्था को, या सभी को। तो आपको बताना है कि खिलौनों की जो उम्र है वह कौन सी है। तो आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वह पूर्व बाल अवस्था है। इसका सही और सटीक उत्तर यही है, जो कि आपको पूर्व बाल अवस्था बता दिया है। यह टॉय एज वाला प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। देखिए ऊपर एक सभी था और उत्तर जो हमारा दिया गया है पूर्व बाल अवस्था, जो मैं बता चुका हूँ। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, यह सभी। तो व्यक्तित्व स्थायी समायोजन किसके साथ में है? पर्यावरण के साथ में है, या जीवन के साथ में है, या प्रकृति के साथ में है, या यह सभी। तो आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वह यह सभी है। सभी के लिए व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है एक, क्योंकि आपका व्यक्तित्व सभी के लिए बराबर होगा, सभी के लिए समान होगा। यदि आपका व्यक्तित्व पर्यावरण के लिए जैसा है वैसा ही आपके जीवन के लिए होगा, वैसा ही आपका प्रकृति के साथ में होगा। एडजस्टमेंट जिसको कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि बता चुका हूँ उपर्युक्त सभी उत्तर है, यह सभी। अब हमारा आता है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार होता है। दूसरे वर्ष तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वह 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या 10 शब्द। आपको बताना है कितने शब्द 2 वर्ष तक बच्चे सीख जाते हैं, कितने शब्दों का भंडार कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो आपको बताना है, जो कि उत्तर सही है। आपको बता दूं इसका उत्तर सही है 100 शब्द। 100 शब्द 2 वर्ष में बच्चे स्टोर कर लेते हैं। 2 वर्ष के अंत तक बच्चे 100 शब्द स्टोर कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की देखिए, 100 शब्द सही है उत्तर जो हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न आता है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध आपको बताना है। ऑप्शन थोड़ा नीचे हो गए हैं दोस्तों, ध्यान देना है। परिपक्वता का संबंध है किससे है, आपको बताना है। परिपक्वता को जो संबंध है वह किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से, या रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किन
से है, यह आपको बताना है दोस्तों। परिपक्वता का संबंध विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि किससे है? तो परिपक्वता का जो संबंध होता है वह विकास से होता है दोस्तों, विकास से। परिपक्वता का जो संबंध होगा वह विकास से होगा, जो कि हमारा उत्तर सही है, विकास से। चलिए देखते हैं हम। परिपक्वता का संबंध विकास से, जैसा कि उत्तर में बता चुका हूँ, वही सही है। परिपक्वता का संबंध विकास से है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तनाव और क्रोध की अवस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था शैशवावस्था होगी, किशोरावस्था होगी, बाल्यावस्था होगी या वृद्धावस्था होगी। आपको बताना है कि तनाव और क्रोध की अवस्था से किस अवस्था को जाना जाता है दोस्तों। तो आपको बता दूं, तनाव व क्रोध की अवस्था, यह बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आता रहता है इसलिए पूछा गया है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था जो है वह किशोर अवस्था है। किशोर अवस्था मोस्ट है, जो कि सही है हमारा। यह मोस्ट प्रश्न है। तनाव तथा क्रोध की अवस्था जो कि है वह किशोर अवस्था है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। देखिए, किशोर अवस्था हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। बच्चे की जब बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है तो वह बालक किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? सामान्य बुद्धि के या प्रखर बुद्धि के या उत्कृष्ट बुद्धि के या प्रतिभाशाली बुद्धि के? तो आपको बताना है वह कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह 90 से 110 वाला जो बालक होगा, बुद्धि लब्धि वाला, वह बालक सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। सामान्य बुद्धि कहलाती है 90 से 110 के मध्य। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, सामान्य बुद्धि हमारा उत्तर जो कि मैं बता चुका हूँ वह सही है। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। थोड़ा सा लगता है ऑप्शन नीचे हो गए हैं। चलिए, हमें कुछ नहीं, इन्हीं ऑप्शनों में आंसर है हमारा। आप जानते होंगे, लेकिन यह प्रश्न डालना जरूरी था। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए है? कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है? यह जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था, कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के लिए, 7 से 13 वर्ष के लिए। दो ही ऑप्शन हैं, जिसका सही उत्तर आपको बता दूं, ए पार्ट जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। निःशुल्क शिक्षा लागू है, जो कि 6 से 14 वर्ष के लिए लागू है। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है, विकास से संबंधित है दोस्तों। तो आपको बता दूं, PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है। किस की व्याख्या करता है? समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता और समस्या हल या संबंध और आंकिक क्षमता, या बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, या चौथा ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए सबसे सटीक और सही उत्तर जो है वह है समस्या हल, तार्किकता, आंकिक ज्ञान, आंकिक क्षमता। यह तीनों चीज़ें होनी चाहिए। PSRN का जो व्याख्या है, इसका पूरा नाम है यही है, यानी इसका नाम जो है PSRN इसका इसलिए है क्योंकि आपको बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरिकी, यही शब्द जो है वो आपका यही सही होगा। तो चलिए, इसी के दृष्टिगत रखते हुए यह बताया गया है। न्यूमेरिसी कहलाता है यह, न्यूमेरेसी। चलिए देखिए दोस्तों, जैसा लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमेरेसी, तो इसी के तहत वह उसका पूरा नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है आपकी स्क्रीन पर। अब अगला प्रश्न क्या कहता है?
बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है? यह प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में आता ही है। बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों स्टर्न, बिने, टर्मेन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता जो हैं टर्मन महाशय हैं, जो कि उत्तर हमारा सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिए टर्मन सही है जो उत्तर जो मैं बता चुका हूँ। हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? एलेकिया, या इसको एलेकिया ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग में शायद मिस्टेक हो गई है। एलेकिया किया है, क्या है यह? पढ़ने की अक्षमता है या लिखने की अक्षमता है या सीखने की सीखने की या सुनने की अक्षमता है या फिर सुनने की अक्षमता है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। यहाँ सुनने की अक्षमता है या सीखने की अक्षमता है, यह लिखना था यहाँ पर। एक में सीखने की अक्षमता पहले में, दूसरे में सुनने की अक्षमता होगा। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा एलेकिया का वह होगा पढ़ने की अक्षमता। यदि कोई बालक पढ़ने में अक्षम है, पढ़ नहीं पा रहा है सही तरीके से, तो उसको एलेकिया नाम की दोष से प्रताड़ित है, वह प्रताड़ित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। देखिए हमारा सही है जो 25 नंबर का प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 25वां नंबर है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460? तो आपको बताना है कि गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए जो लगते हैं, जो कि आपको बता दूं ऑप्शन, हमारा ऑप्शन बी पार्ट जो है वह सही है, अर्थात 280 दिन लगते हैं बालक को विकसित होने में गर्भ में। चलिए दोस्तों यह आसान सा प्रश्न है लेकिन श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, यह आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों इसी में आपके उत्तर है नवजात शिशु। अगला प्रश्न जो है नवजात शिशु का भार होता है। नवजात शिशु का कितना भार होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड? तो आपको बताना है नवजात शिशु का जो भार होता है वह आपको दोस्तों बता दूं 7 पाउंड, 7 पाउंड होता है। यही पार्ट सही है हमारा, जो बी पार्ट है यही सही है कि नवजात शिशु का जो भार होता है वह 7 पाउंड होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आता है उपनयन संस्कार से। जैसा मैं बता चुका हूँ उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपको बता दूं कि जो कि वैदिक काल में किया जाता था वह उपनयन संस्कार कहलाता था। उपनयन संस्कार में बच्चों को जब वह उनके गुरुकुल में प्रवेश लेते थे तब उनको एक उपनयन, एक प्रक्रिया, एक नियमावली का पालन करना होता था, उसके तहत यह संस्कार कराया जाता था। बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार होता था और मुगल काल में अर्थात मध्य काल में इसमें बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। चलिए दोस्तों इसी तरीके से तीनों काल के मैंने बता दिए हैं। देखिए वैदिक काल सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? बच्चे दुनिया के बारे में, बच्चे दुनिया के बारे में समाज का सृजन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सृजन करते हैं का श्रेय है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज लिख दिया है इसमें, समझ का, अपनी समझ का, सॉरी इसमें लिखा गया है जो समाज लिखा गया है उसकी जगह पर लिखना है समझ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं का श्रेय जाता है। किसने इस समझ का श्रेय, किस समझ का जो सृजन करते हैं इसका श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, किस शिक्षा शास्त्री को जाता है? तो वह पियाजे या पावलोव या कोहलबर्ग या स्किनर हैं। तो इसका जो उत्तर सही है, जो सृजन का, जो बच्चों को सृजन का जो श्रेय जाता है वह पियाजे महाशय को जाता है। तो पियाजे इसका ऑप्शन सही है। चलिए हम अपने 29वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न आ जाएगा। 29वां प्रश्न है कृतिका। कृतिका कोई लड़की है, अक्सर घर में बात ज़्यादा नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि
विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है या शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें? या जो तीसरा ऑप्शन है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। या चौथा ऑप्शन है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, घर में नहीं। ऐसा हो सकता है। तो यही प्रश्न आपको उत्तर देना है, इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर है आपको बता दूं, डी पार्ट इसका सही है। क्योंकि क्योंकि क्या कहा जा सकता है, यही सही इसलिए है क्योंकि किसी के विचारों को यदि विद्यालय में मान्यता मिलेगी, घर में उसको डांटा जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा, तो वह बच्चा घर में कम बोलेगा, लेकिन जिस जगह पर उसको बोलने की आज़ादी होगी, जिस जगह पर उसकी लोग बात मानेंगे, वहाँ पर वह बच्चा अधिक बोलेगा। तो यही कारण था कृतिका का कि कृतिका घर में कम बोलती थी और विद्यालय में काफ़ी बात करती थी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, उनके विचारों विद्यालय में मान्यता मिलती है, यही उत्तर सही है, जैसा मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो आपको बताना है। इसका दोस्तों उत्तर बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप हमारे बीच में बने रहेंगे और हमारी क्लासेस आप तक पहुंचती रहेंगी। आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं वह इस क्लास को, या नए भाई या बहन हैं जो साथी हैं, वह इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आपको सीडीपी की क्लास कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन दें, या 2 दिवस में या 3 दिवस में अवश्य देंगे, यह आशा करते हैं। इसी साथ में हमारे साथ में लगे रहिए। और इसका जो उत्तर सही है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। चलिए दोस्तों, अब हम विदा लेना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसका उत्तर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वह सही है। अब हम विदा लेना चाहते हैं दोस्तों। हमारा निवेदन, हमारे परिवार, आपके अपने परिवार द्वारा किए जा रहे प्रयास यदि आपको अच्छे लगें तो कमेंट का बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और प्रश्नों के उत्तर जितने आपके सही हों वह अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों की ओर। प्रत्येक प्रतियोगी तक पहुंचाएं। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों।